तो हम अपने सीटेट की क्लास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है जो सीटेट में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जा रहे हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक यह मानता है कि बच्चे का विकास जन्म से ही निर्धारित होता है और वातावरण की भूमिका जो है वो नगण्य होती है, यानी कि उसमें वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? आप मुझे बताओ कि एक ऐसा शिक्षक है, एक ऐसे टीचर है जो ये मानते हैं कि बच्चे का जो विकास है ना वो पहले से डिसाइडेड होता है, यानी कि अगर बच्चे ने अच्छे माहौल में जन्म नहीं लिया तो उसका विकास ही नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, यानी कि इस टाइप के जो माइंडसेट है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किस विद्वान के हैं? तो ये परिपक्वता सिद्धांत है। और आप मुझे बताओ कि कौन से विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता ही बच्चे के जन्म के विकास का निर्धारण करता है, उसके इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता। जबकि हमें पता है कि इन्वायरमेंट इनटू जो जीन्स है, ये दोनों के दोनों ग्रोथ करने के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों की दोनों चीजें चाहिए किसी भी बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, उसे एक शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि कोई बच्चा दूसरों को देखकर नए व्यवहार सीखता है, यानी कि कोई बच्चा है वो दूसरों को देखकर नए व्यवहार सीखता है, तो वह किस सिद्धांत का उदाहरण है? आप मुझे बताओ कि एक बच्चा है जो दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीख रहा है, तो वो इसमें क्या कर रहा है? तो क्या वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं है? ये सिद्धांत, आप मुझे बताओ कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किनका है? और क्या यहाँ पे कोहलवर्ग महोदय की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि बच्चा एक दूसरे, अच्छा आप एक बात बताइए कि हमारे अधिगम में परिवर्तन होता है, यानी कि हम सीखते कैसे हैं? कहीं ना कहीं हम किसी के चीजों से इंस्पायर्ड होकर सीखते हैं, या फिर जान के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, उनसे बातें करके सीखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आती है। यानी कि हम जब सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ अगर हम सेमिनार्स देखते हैं, उनके साथ डिबेट्स करते हैं, तो फिर क्या होता है ना कि हम उनके विचारों को भी सीखते हैं, अपने विचारों को भी वहां पे व्यक्त करते हैं। तो ये चीजें हमारे सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमारे सामाजिकता का विकास करती है ना? अगला क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चा वस्तुओं को स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक सेकंड, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? यानी कि बच्चे में वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, अवस्थिति ज्ञात करना, कि बच्चे वो जो रखा है, जैसे कि बॉल है बहुत सारे, अब छोटे छोटे बच्चा है, आप समझिए यहाँ पे कि आपके पास अगर बहुत सारे बॉल है, मैं यहाँ पे 5 बॉल्स बना रही हूँ, आप क्या करिए कि उसमें से 3 बॉल्स को छिपा दीजिए या 2 बॉल्स को छिपा दीजिए, और आप पूछो कि बच्चा बाबू बताओ कि यहाँ पे मेरे पास कितने बॉल्स थे? तो अगर उसे याद है कि 5 बॉल्स थे, तो अगर वो बताता है कि नहीं दीदी या जो भी है कि 5 बॉल्स थे हमारे पास, 5 टाइम वो काउंट कर लेता है। और अगर आपने छिपा दिया और उसे याद ही नहीं है, वो भूल गया है, तो ये सारी चीजें ना, ये सारी जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर ये सारी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे, पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि जब संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, तो इस अवस्थे में बच्चा जो है ना, वो उसे अवस्था, मतलब ये क्या कहते हैं ना, अपने वस्तुओं की या चीजों की समझ विकसित होती है। यानी कि अगर आपने छिपा दिया 4 बॉल्स अगर छिपा दी और आप पूछोगे कि अच्छा लो तुम्हारे पास तो एक ही बॉल थी, तो नहीं उसे याद, तो फिर वो कहेगा कि नहीं मेरे को याद है, मतलब कि उस अवस्था में उस बच्चे को याद रहता है कि नहीं पहले से 5 बॉल्स थे, यानी कि 5 बॉल्स थे और आपने 4 छिपाए हैं। इसलिए तो वहां पे बेसिकली बात यही है कि उसे चीजों की मतलब उसे अवस्थिति का ज्ञान होता है, उसे पता होता है कि उसके पास कितनी पेंसिल है, उसके पास कितने पेन है, कितनी कॉपीज है, कितने बुक्स हैं। ओके, कक्षा में यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं खोज करके सीखने का अवसर देता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आप मुझे बताइए कि एक शिक्षक है जो बच्चे को खोज करके सीखने का अवसर देता है, तो आप मुझे बताओ कि ये किस अधिगम का उदाहरण हो जाएगा? तो ये इस टाइप का अधिगम क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए। और अगर एक शिक्षक ऐसा करती हैं तो वो क्लास में बहुत अच्छा अधिगम कर ले रही है, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर ले रही है, क्योंकि आप जब बच्चे वहां पे खुद से सीखेंगे, खुद से डेवलप करेंगे चीजों को, तो ये रचनात्मक की क्रिएटिव लर्निंग है, और इसी तरह की लर्निंग को प्रमोट करना है हमें। क्लियर है? आप स्टूडेंट हो फिर भी आपको अपना आंसर करना है। जब आप आंसर कर रहे हो तो आप मोस्ट ऑफ द चीजों को ध्यान रखिए, जैसे कि बच्चे क्रिएटिव लर्निंग हो, बच्चे का पूर्णतः यानी कि सर्वांगीण विकास हो, केवल, किंतु, परंतु इस टाइप के वर्ड हम आंसर्स में नहीं लेंगे। क्लियर है?
अब देखिए वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो बच्चे के सीखने में देखिए वाइगोस्की महोदय मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ आप ट्रिक्स बना लीजिए। कुछ ऐसे विद्वान है ना जिनके की पॉइंट्स को पकड़िए, जो एक ही चीजों पे बात करते हैं। जैसे वाइगोस्की महोदय हैं, ये ऐसे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते ही है, लेकिन ये सामाजिकता की बातें ज्यादा करते हैं। ये सामाजिक विकास, सामाजिक भावनाएं, समाज के तौर पे सीखना, बच्चों को समाज से कनेक्ट करना, मोस्टली बातें ये है ना कि यहाँ पे ये समाज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसलिए इनका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे आप देखोगे कि किसी भी बच्चे का विकास करने के लिए, यानी कि किसी भी बच्चे का सर्वांगीण, उसका संपूर्ण विकास करने के लिए हमें इन्वायरमेंट और उसके जो जीन्स है, यानी कि उसका जो जन्म है, वो मतलब कि उसका वातावरण और आनुवंशिकता दोनों चाहिए हमें। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाइगोस्की महोदय के अनुसार बताइए, तो वाइगोस्की हमेशा सामाजिक संपर्क की बातें करते हैं, सामाजिक भावनाओं की बातें करते हैं, सामाजिक विकास की बातें करते हैं। क्लियर है। निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी का अर्थ क्या है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जेडपीडी का अर्थ क्या होगा। तो जेडपीडी का तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सा अर्थ हो जाएगा बच्चा जो सहायता से सीखता है, यानी कि बच्चा जो सहायता से कर सकता है। तो जेडपीडी का अर्थ है बच्चा जो सहायता से कर सकता है इन द सेंस कि बच्चा किसी चीज को, जैसे आप समझो कि क्लास में अगर आपके स्टूडेंट हैं और आप उन्हें कोई होमवर्क दे रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो उसमें कुछ बच्चे कुछ और भी अपने नॉलेज को ऐड करते हैं कि मैम ऐसा हो जाता है, मैम ये भी तो होता है, मैम ऐसे भी तो होता है, मैम मैंने इस चीज को यहाँ देखा था। तो ये क्या होता है ना कि हम वहां पे बच्चों को सहायता प्रोवाइड करें, यानी कि हमने उसे थोड़ी बहुत चीजें बताई और वो अब अपने डेली बेसिस के एग्जाम्पल्स के साथ या फिर जो उनके एक्सपीरियंस है उनके साथ उसको कनेक्ट करता है और फिर कहता है कि मैम मैंने इसे यहाँ देखा था, या फिर कुछ भी आप पढ़ा रहे हो। तो ये चीजें क्या होती है ना कि ये जेडपीडी के सिद्धांत को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बच्चा गलत उत्तर देने पर भी अगर बच्चा गलत उत्तर देने पर भी प्रयास करता है तो यह किस प्रकार की प्रेरणा है। आप मुझे बताओ कि एक बच्चा है वो गलत उत्तर, यानी कि कोई बात नहीं आंसर गलत कर देता है बट आंसर तो देता है, तो ये क्या है, ये आंतरिक प्रेरणा है। यानी कि उसे, ठीक है मैंने चलो मान ही लिया कि उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, बट उसके समझ से तो वो उसका आंसर था और वो उस चीज का आंसर बता रहा है, तो ये उसकी आंतरिक प्रेरणा है, यानी कि उसके इंटरनल मोटिवेशन है, जिससे क्या हो रहा है कि वो खड़े हो रहे हैं, अपने हैंड रेज कर रहा है कि मैं भी बताऊंगा, बट उसके आंसर गलत हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, बच्चा है, अगर क्लास में बच्चे गलती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, और वो सीखेंगे कैसे। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम जो हमारे जो मिस्टेक्स हैं, जो बच्चों की गलतियां हैं, उन्हें सीखने की एक प्रक्रिया मानते हैं। यानी कि बच्चा वो क्लास है ही नहीं जिस क्लास में बच्चे गलती ना करे, क्वेश्चन आंसर आपसे ना पूछे, आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना करे, आप उस क्लास को क्रिएटिव ना बनाइए, आप उस क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन ना लाइए, तो इस टाइप की क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की प्रमुख संकट क्या है। तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी संकट क्या है, आप मुझे बताओ। तो आपने पहले ही देखा है कि पहचान की भूमिका, यानी कि हीरो वर्शिप की जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं किशोरावस्था की एक बहुत ही बड़ा संकट नहीं। हाँ संकट, क्योंकि आपसे ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि एरिक्सन किनके अनुसार किशोरावस्था एक संकट की अवस्था है, तो आपको याद रखना होगा कि एरिक्सन महोदय के अनुसार ये पहचान हीरो वर्शिप की अवस्था है। यानी कि हम बच्चे क्या होते हैं ना कि इसी एज में अपना एक आइडियल चुन लेते हैं, वो किसी हीरो की तरह बनना चाहेंगे, किसी हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे, या किसी ऐसे महापुरुष की तरह, विवेकानंद जी की तरह बनना चाहेंगे, या किसी मतलब वो अपने पास एक अपना आइडियल रखते हैं, उनकी तरह बाल रखेंगे, उनकी तरह ड्रेसेस पहनेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो ये चीजें क्या होती है ना कि यहाँ पे हीरो वर्शिप की जो भावना होती है, एक अपना आइडियल मानने की जो स्टेजेस है ना, वो यही होती है। यानी कि किशोरावस्था एडोलसेंस पीरियड में बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने अंदर हीरो वर्शिप की भावना लाते हैं, उनको अपने लुक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, उनका इम्पैक्ट लोगों पे कैसे पड़ रहा है। इसी एज में बच्चे क्या होता है ना कि सोसाइटी को चेंज करने निकल जाते हैं। यानी कि चेंज इन द सेंस यहाँ पे ये है कि अगर उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगी है तो वो सीधा कहेंगे कि मैं इन्हें बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं
वो एक बच्चे के अंदर किशोरावस्था में ही देखे जाते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्धि को एक सामान्य क्षमता मापने वाले विद्वान कौन थे। तो बुद्धि को एक समान क्षमता वाले विद्वान कौन है जिन्होंने इसे समान क्षमता माना है। क्या वो थॉर्नडाइक है या गार्डनर है? नहीं, यहाँ पे है स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या किसने दी है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ना, क्या वो गार्डनर है, वाटसन है, स्कीनर है? नहीं, ये हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हैं। तो आप याद रखिए हार्वर्ड गार्डनर महोदय को। यदि बच्चा भाषा सीखते समय पहले एक शब्द और फिर दो शब्द का प्रयोग करता है तो वो क्या दर्शाता है? आप बताओ कि क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे बच्चे की निरंतरता का सिद्धांत है ये, और ये निरंतरता का सिद्धांत दिखा रहा है कि एक बच्चा है ना, वो यदि भाषा यानी कि बच्चा सीखते समय पहले एक शब्द बोलता है फिर उसका दूसरा शब्द बोलता है, यानी कि वो भाषा के प्रति निरंतर है, वो धीरे धीरे बोल रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने यह प्रक्रिया बताई जिसमें व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किस गतिविधि से होता है, क्या यह विकास से होता है? नहीं। क्या परीक्षण से होगा? नहीं। अधिगम से होगा। लर्निंग जो है ना, वो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है। अब वो परिवर्तन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट हम सीखते जरूर है, उससे हमारे अधिगम में, हमारे लर्निंग में इफेक्ट पड़ता है, और वो चीजें हमारे रियल लाइफ में, हमारे व्यवहार में दिखती है। क्लियर है। ओके, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसका है। तो ट्रायल एंड एरर तो होप सो आप नहीं भूलेंगे, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक महोदय हैं, और इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूं कि इनसाइड लर्निंग का संबंध किससे है, तो ये बताइए कि कौन से महोदय हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत पर आधारित है। आप मुझे बताइए कि एक क्लास में आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप सपोज करिए कि आप एक ऐसे टीचर बनते हो ना जो क्लास में सारे बच्चे यानी कि उनके सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके सारे के सारे मेंटल हेल्थ को समझ के, उनके जो एजुकेशन का लेवल है वो उन्हें क्या पता है, उनके प्रीवियस ईयर से उनको कनेक्ट करके, उनके प्रीवियस जो भी उनके एग्जाम्स रहे, सॉरी जो भी उनके नॉलेज है उनको उनसे कनेक्ट करके आप अगर पढ़ा रहे हो चीजों को, एक बैलेंसिंग क्लास चला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रख रहे हो। सपोज करिए कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 20 तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिन्हें आप कुछ भी पढ़ाते हो तो वो हाँ मैम करके समझ लेते हैं। उसमें से 10 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो पूरे टाइम क्लास में चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं बस। ना ही आप पूछोगे कि आपको समझ आया तो वो हाँ कहेंगे, बट हमें पता होता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया है। बट एज अ टीचर आप क्या करोगे, क्या उन्हें इग्नोर कर दोगे? नहीं, हम वैसे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ताकि उनके कहीं डाउट्स रह जाते हैं, हो सकता है वो क्लास में ना पूछ रहे हो, उन्हें कोई हेजिटेशन हो, तो इस सारी चीजों को आप देखते हो जब, तो ये क्या कहलाता है ना कि आप उनके व्यक्तिगत यानी कि उनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल के जो ओवरऑल बच्चे हैं ना, जो 40 के 40 बच्चे हैं, आप उन्हें उसमें शामिल कर रहे हो। इससे क्या होगा कि किसी भी बच्चे को खुद को लेकर के एक गिल्ट भी नहीं रहता है ना। एक होता है कि हमें बच्चे के अंदर एक शाई नेचर आ जाएगा, करे नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, मेरे से तो गलती हो जाएगी, मैं कैसे पूछूं मैम से, क्या पता मैम मुझे डांट देंगी, या फिर मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स के मन में चलता रहता है। बट आप टीचर हो तो आपको पता है कि किस स्टेज में बच्चा है, तो फिर वो कितने सेंस लगाएगा, वो किस टॉपिक पर कितना सोच सकता है। तो फिर आप क्या करो ना कि आप पूरे क्लास को देखो एक बार, क्योंकि 40 के 40 बच्चे आप ही के तो क्लास में है, आप क्लास में हो, तो आप उनके प्रॉब्लम्स को समझो। और जब आप पढ़ाने लगते हो तो आप प्रत्येक मतलब ऐसा होता ही है कि आप बच्चे के लेवल को समझ जाते हो कि किस बच्चे में क्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या नहीं कर पा रहा है। ओके, समावेशी शिक्षा, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। आप मुझे बताइए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। केवल नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी किसी भी आंसर में, वो आंसर कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर उसमें केवल लग गया है, किंतु लग गया है, परंतु लग गया है, तो वो आंसर हमेशा नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। समावेशी शिक्षा का मतलब किसी को अलग करना नहीं है, ना ही किसी को समूह से हटा देना है। ऐसा अगर करोगे तो बच्चे के अंदर तो हीन भावना आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे तो हम ये करेंगे ना कि सारे बच्चों को साथ रखेंगे, यानी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन निकाल के उन्हें सारे बच्चों के साथ रखना, ताकि एक ऐसी सोसाइटी, क्योंकि आप समझिए ना कि यही बच्चे कल
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, पॉलिटिक्स सभी बनेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप यहाँ उनके अंदर किसी भी तरह की भेदभाव को रखते हो, तो ये चीजें जब सोसाइटी में जाती है ना, तो बहुत बड़े लेवल से सिचुएशन क्रिएट करती है। इसलिए आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू बच्चों के मन में एक ऐसी भावनाओं का विकास करना है कि आप सब सेम हो, आप सबके अंदर कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने में पुनर्वलन यानी कि रीइंफोर्समेंट की अवधारणा किसने दी है? अब ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, इसके तो स्किनर महोदय हैं और आपको पता होना चाहिए कि पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर महोदय देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि शिक्षक गलती को सीखने का अवसर मानता है तो वह किस दृष्टि का समर्थक है? हाँ, अगर एक शिक्षक है, अगर आप शिक्षक हो और अगर आपकी क्लास में बच्चे गलती करते हैं, उनसे नहीं बनता क्वेश्चन तो आपसे 10 बार पूछते हैं और आप उन्हें खुशी खुशी बताते भी हो और आप कहते हो कि कोई बात नहीं, आपको अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप फिर भी मेरे से आके पूछो, तो आप किस माइंडसेट के टीचर हो? मतलब आप क्या सोचते हो? तो आप बाल केंद्रित शिक्षक हो, यानी कि आपने बच्चों को बीच में रखा है, यानी कि आपके लिए बच्चा जो है ना वो बीच में है, बच्चा ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम जो भी पढ़ाएंगे बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाएंगे, ठीक है? किसी भी तरीके से बच्चे का फायदा होना चाहिए, है ना? इसलिए हमारे यहाँ टीचर सेंटर्ड नहीं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी कि हमारे लिए बच्चा श्रेष्ठ है, हमें एट द एंड बच्चे को कैसे भी पढ़ाना है, ठीक है? देखिए, भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो भावनात्मक संबंध का विकास भावनाओं से होगा। सोच का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में नैतिक विकास के चरण किसने बताए हैं? आप मुझे बताओ कि नैतिक विकास की बातें कौन करता है? क्या कोहल वर्ग है? क्या प्याजे महोदय है? यहाँ पे एक सेकंड, कोहलर नहीं होंगे, यहाँ पे कोहल वर्ग है। जब भी आप हार्वर्ड गार्डनर तो बुद्धि की सब बातें करेंगे, प्याजे महोदय तो पुनर्वलन दे देंगे, नहीं, यहाँ पे हो जाएंगे कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ही नैतिक विकास की बातें करते हैं, मोरल वैल्यूज की बातें करते हैं। यदि बच्चा नियम केवल दंड के डर से मानता है तो वह किस स्तर पर है? तो अगर एक क्लास में बच्चा है वो सिर्फ इसलिए आपकी बातों को मान रहा है कि नहीं आप उसे पनिशमेंट दे दोगे, तो ये बच्चा पूर्व परंपरागत अवस्था पर है और ये जिन प्याजे जी की अवस्थाएं हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खेल को सीखने का माध्यम मानने वाला दृष्टिकोण है। खेल को सीखने का माध्यम मानते हो अगर आप, तो आप किस टाइप के, मतलब कौन से सेंटर्ड एजुकेशन में हो? क्या वो शिक्षक केंद्रित है? नहीं, शिक्षक केंद्रित एजुकेशन तो है ही नहीं। पुस्तक केंद्रित नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातें हो सकती हैं। पुस्तक केंद्रित का क्या मतलब है? सिर्फ पुस्तक पढ़ाएंगे हम, बाल केंद्रित ही हो सकता है। परीक्षा केंद्रित का क्या मतलब? सिर्फ परीक्षा ली जाएगी? नहीं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहते हैं कि अधिगम में रुचि का क्या महत्व है? यानी कि अधिगम में रुचि का क्या महत्व हो सकता है? क्या शिक्षा में बाधा डालना? नहीं, अधिगम में रुचि का महत्व शिक्षा में बाधा डालना कैसे होगा? सीखने को धीमा करना? नहीं, अधिगम सीखने को धीमा नहीं करता, सीखने को प्रभावी बनाना। हाँ, सीखने को प्रभावी बनाता है। रुचि यानी कि इंटरेस्ट जो है ना, जो अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो क्लास में और अगर बच्चे इंटरेस्टेड ही ना हो तो फिर क्या फायदा होता है? आप पढ़ा के चले गए, बच्चे जमाई ले रहे हैं और फिर नेक्स्ट टीचर आ गए, तो इस तरह से तो ना आपके पढ़ाने का कोई फायदा हुआ, ना उनके पढ़ने का कोई फायदा हुआ। तो ये चीजें नहीं है। जब बच्चे को आपके टॉपिक में, आप जो पढ़ा रहे हो ना, उस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आप क्रिएट करते हो किसी भी तरह से, उनके जो प्रीवियस माइंडसेट चल रहा है या फिर उन्हें सोसाइटी से जोड़ के या फिर जो वो प्रेजेंट में कर रहे हैं उससे कनेक्ट करके या किसी फनी वे में या किसी और अलग तरीके से भी कनेक्ट करते हो और उनके इंटरेस्ट को वहां पे बिल्ड करोगे, तो आप जो पढ़ाओगे वो चीजें उनके माइंड में बैठेंगी भी और वो चीजें बहुत अच्छे से सीख भी लेंगे। तो इससे वैसे तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ कि आपने अपने 40 मिनट्स की क्लासेस कंप्लीट की एंड देन आप क्लास से बाहर निकल गए, दैट्स ऑल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस तरह से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, और इस तरह से शिक्षक तो नहीं ही बनना चाहिए फिर, मेरी समझ से। अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि बच्चा दूसरों की अपेक्षा देर से बोलना शुरू करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर एक बच्चा है वो दूसरों की अपेक्षा देर से बोल रहा है तो उसे धैर्य और सहयोग देना चाहिए, ना ही हम उसे डंडे से पीट देंगे और ना ही उसे कंपेयर कर देंगे किसी और बच्चे से, और अनदेखा हम क्यों कर देंगे? ऐसी बात नहीं है, हम धैर्य और सहयोग देंगे उसे कि उसे भी तो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि उसकी वो मोरली थोड़ा कमजोर हो, उसे डर लग रहा हो, उसे हेजिटेशन हो रही हो, और मैक्सिमम क्लास में ऐसे बच्चे होते ही हैं जो बोलने में बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको अगर आंसर पता भी होता है फिर भी वो चुपचाप बैठे रहते हैं।
तो हमें क्या करना होता है ना, थोड़ा सा पुश करना होता है कि अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे तुम बोलो, तुम तो बोल सकते हो, अरे गलत ही बोलो, कम से कम कॉन्फिडेंस तो आएगा तुम्हारे अंदर कि तुम बोलोगे तभी तो गलत बोलोगे, सही बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, एटलीस्ट बोलो तो सही। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने के दौरान किया जाता है? तो आप मुझे बताओ कि सीखने के दौरान किस तरह का मूल्यांकन होगा, यानी क्या यहाँ पे फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट्स हो सकते हैं? तो क्या यहाँ पे निदानात्मक नहीं, यहाँ पे रचनात्मक होगा। सीखने के दौरान आप सिर्फ रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव ही देख सकते हो ना। बच्चे को रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अच्छा चलिए, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एज अ टीचर आप क्या करोगे? उन्हें रटने पर जोर दोगे? नहीं। एक ही उत्तर स्वीकार करना? नहीं। तो फिर अगर आप किसी चीज का एक ही आंसर एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर मल्टीपल डायमेंशन में उनके माइंड को काम कैसे कराएंगे हम? कैसे? आप उन्हें बताओ कि प्रश्न पूछने के अवसर देना, केवल परीक्षा नहीं, प्रश्न पूछने के अवसर दो उनको, ताकि वो क्रॉस क्वेश्चन करे। हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन को आप जैसे समझा रहे हैं, बच्चा उस चीज को और भी किसी एंगल से समझाए। हो सकता है कि बच्चा किसी और आंसर को भी बताए, उसे किसी और एंगल से भी जोड़ के देखे। तो इसलिए क्रिएटिव एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आईक्यू का सूत्र किसने दिया है? अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ये कौन है? तो आईक्यू का जो सूत्र है वो टर्मन महोदय देते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि बच्चा अपनी गलती स्वीकार करता है तो क्या दर्शाता है? यानी कि समझिए कि एक ऐसा बच्चा है जो गलती करके एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ मैम मैंने गलती की है, तो वो किस सिद्धांत पे है? तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, यानी कि उसके मोरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि किस विद्वान की अवस्थाएं हैं, तो ये जिन प्याजे महोदय हैं। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए? सीखने का सर्वोच्च वातावरण कैसा होना चाहिए? डर जैसा नहीं। आप डरा दोगे बच्चे को तो पढ़ाओगे क्या? प्रतियोगिता का नहीं। देखिए कहीं ना कहीं क्लास में हम थोड़ा सा कंपटीशन, एक होता है ना हेल्दी कंपटीशन, क्रिएट कर भी लेते हैं, बट स्टिल इसको हम आंसर में टिक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव साउंड क्रिएट करता है। सहयोगात्मक और सुरक्षित, हाँ ये सही होगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर अनुशासन, कठोरता क्यों दिखाना? वो बच्चे हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो कैसा है? केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान दे नहीं। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाए, केवल होशियार बच्चों को ध्यान दे। और बाकी बच्चों पे कौन ध्यान देगा? अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को देखेंगे तो सभी बच्चों को की आवश्यकताओं को समझना, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना नहीं, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते हो। आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों की आवश्यकताओं को समझेंगे। ये रहा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। होप आपको पसंद आए होंगे और आप अपने सीटेट की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे कल के क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।